सांसें गिन रहा है। सुरक्षा बलों को छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब एक इनकाउंटर में कुख्यात नक्सली कमांडर माडवी हिडमा को ढेर कर दिया गया। 3 राज्यों के बीच घने जंगल के बीच हुई इस मुठभेड़ में, जिसमें हिजमा और उसकी पत्नी के समेत कुल 6 नक्सली मार दिए गए। 43 साल का हिडमा 2013 के दुर्बा घाटी नरसंहार और 2017 के सुकमा हमलों सहित कम से कम 26 बड़े नक्सली हमलों के लिए जिम्मेदार था। उसके सिर पर कुल मिलाकर 1 करोड़ का इनाम था। सुरक्षा वालों ने मारे गए नक्सलियों को 2 AK-47, 1 रिवॉल्वर, 1 पिस्टल के साथ 1 पिस्टल को बरामद किया गया है। फिलहाल कुछ हफ्तों से आंध्र प्रदेश SIB और इंटेलिजेंट इनपुट्स ने खास तौर पर 3 स्टेट बॉर्डर के पास नक्सलियों के मूवमेंट का इशारा किया था। उसी इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों ने स्पेशल ऑपरेशन चलाया और हिडमा को मार गिराया। खास बात यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से दी गई डेडलाइन 30 नवंबर से पहले ही सफलता मिली है। हिडमा नक्सलियों की PLGA बटालियन का प्रमुख था। उसे 2010 में CRPF के 76 जवानों के नरसंहार का मास्टरमाइंड माना जाता है। हम आपको बता दें कि ये दुर्दांत नक्सली हिडमा आखिर कौन था। माडवी हिडमा हिडमन्ना हिडमालू उर्फ संतोष मूल रूप से छत्तीसगढ़ का रहने वाला था। वो पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी का प्रमुख था, जिसे माओवादियों की सबसे घातक इकाई माना जाता है। हिडमा CPI माओवादी की केंद्रीय समिति का सबसे कम उम्र का सदस्य था। बस्तर से सेंट्रल कमेटी में शामिल होने वाला एकमात्र आदिवासी था। हिडमा गुरिल्ला युद्ध रणनीति का एक्सपर्ट था और उसे घने जंगलों की भौगोलिक जानकारी थी। वो सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला करता था। शीर्ष माओवादी कमांडर की हत्या छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों की कई सफलताओं के बाद हुई है। हिडमा के मारे जाने के बाद माना जा रहा है कि नक्सलवाद की रीढ़ अब लगभग टूट गई है। 2010 के दंतेवाड़ा हमले में हिडमा शामिल था, जिसमें CRPF के 76 जवान शहीद हो गए थे। उस पर 2013 में छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी में टॉप कांग्रेस नेताओं सहित 27 लोगों की हत्या में शामिल होने का आरोप भी है। हिडमा को 2021 में छत्तीसगढ़ के सुकमा में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 22 जवानों की हत्या का मास्टरमाइंड माना जाता है। छत्तीसगढ़ के सुकमा और कोंटा जिले से लगा हुआ जो क्षेत्र है आंध्र प्रदेश का, ESR कहते हैं, एल्लोरी सीताराम जिला है। उस जिले में एक पुलिस मुठभेड़ में कुछ आतंकवादियों, कुछ नक्सलियों के न्यूट्रलाइज होने की सूचना है और उस सूचना के आधार पर उसमें जो नाम सामने आए हैं उसमें एक CC मेंबर जो पिछली बार बना था, हिडमा इसका भी नाम है। तो ये जो उसमें उसकी पत्नी और 4 उसके और साथी, ऐसे सारे लोगों का नाम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिडमा जैसे बड़े नक्सलियों को खत्म करने की डेडलाइन 30 नवंबर दी थी, लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा बलों को यह बड़ी सफलता मिली है। नक्सली हिडमा के मारे जाने के बाद गृह मंत्री ने इस ऑपरेशन में शामिल सुरक्षा बलों को बधाई दी है। तो इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। संजीव सूद साहब हैं, पूर्व ADG है BSF के, और DM अवस्थी जी हैं, पूर्व DGP हैं छत्तीसगढ़ के। सूद साहब, अब क्या बदल गया? क्या सरकार की जो स्थिति थी वो बदल गई और सरकार कह रही है कि एग्रेशन के साथ नक्सलिज्म का खात्मा किया जाए? क्योंकि सुरक्षा बल तो हमारे पहले भी ऐसे थे, अगर उनके पास सरकार की एक सीधी स्ट्रैटेजी होती तो आप जैसे अधिकारियों के नेतृत्व में इनको खत्म किया जा सकता था। ऐसा नहीं है कि पहले सीधी पावर्स नहीं थे या पहले नीति नहीं थी। पहले भी सुरक्षा बल अपने फ्री हैंड से काम करते थे। अभी धीरे धीरे जैसे हमें सुरक्षा बलों को वहां पर एक्सपीरियंस हुआ है माओवादियों से लड़ने का, और धीरे धीरे जैसे हम अपना एरिया ऑफ ऑपरेशन एक्सटेंड कर रहे हैं, अबू जमाड और अन्य इलाके जहां पर पहले हमारी कोई प्रेजेंस नहीं थी, हमने फुट होल्ड बनाकर धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ना शुरू किया है, उस वजह से। और दूसरी चीज जो हमारे पास एक टेक्निकल इंटेलिजेंस जो बहुत अच्छे तरीके से आने लगी है, तो उस वजह से ये सक्सेस हो रही है।
और ये बहुत अच्छी बात है। आज जिन भी मिलिटेंट्स को या आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया गया है, उसके लिए मुझे सुरक्षा बलों को मैं बधाई देता हूं। और ऐसा सोचना कि पहले कुछ नहीं होता था, अभी सब कुछ हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। और धीरे धीरे जैसे जैसे रिसोर्सेज आते हैं, जैसे जैसे वहां पर टैक्टिक्स डेवलप होती है, जैसे जैसे एरिया डोमिनेशन बढ़ता जाता है, ट्रूप्स को जाने के रास्ते मिलते हैं, ट्रूप्स के पास और रिसोर्सेज हो जाते हैं, इंटेलिजेंस होती है, उसके अनुसार सक्सेस होती जाती है। परंतु मैं ये एक कॉशन करना चाहता हूं कि हम सक्सेस को सिर्फ इन आतंकवादियों के संख्या जिनको न्यूट्रलाइज किया या जिनको हमने पकड़ा है या जिन्होंने सरेंडर किया है उससे ना मेजर करें। सुरक्षा बलों का काम है कि बाकी बाद में पॉलिटिकल आउटफिट्स को और एडमिनिस्ट्रेशन को के लिए जमीन बनाना, जिससे वो आगे की कार्रवाई कर सकें। सुरक्षा बलों ने काफी हद तक ये अचीव कर लिया है और मुझे उम्मीद है कि अब जो फॉलो अप एक्शंस होने चाहिए पॉलिटिकल लेवल पर, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर, उनके ऊपर सरकार का ध्यान जाएगा, जिससे माओवादी प्रॉब्लम हमेशा के लिए इस इलाके में खत्म होगी। ठीक है सूद साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही और मैं समझ गया, आपकी बात का पर्सपेक्टिव भी समझ गया कि कार्रवाई तो लगातार हो रही थी, लेकिन हालात इस वक्त बेहतर हुए हैं, इंटेलिजेंस बढ़ा है। डीएम अवस्थी साहब खुद पूर्व डीजीपी हैं छत्तीसगढ़ के हर इलाके को जानते होंगे। सर, ये कैसा इलाका था और ये जो मांडवी हिडमा है, इसको किन किन बातों को लेकर हमने बताया, जैसे झीरम घाटी को लेकर 76 सीआरपीएफ के जवानों की हत्या का आरोप, उसका मास्टरमाइंड 22 का एक अलग, तो कितना कुख्यात था? देखिए, ये जो दीपक जी इसकी जो स्थिति थी, ये छत्तीसगढ़ का इकलौता ऐसा ट्राइबल लीडर था, ट्राइबल नक्सल था, जिसने एक बहुत बड़ी उपलब्धि उसकी थी कि पीएलजीए बटालियन नंबर 1 का ये कमांडर बन गया। और ये एक मास्टर स्ट्रेटजिस्ट था। इसकी जो सबसे बड़ी सफलता शुरुआत में कही जाती है, जो 2010 में जब ताड़मेटला में 76 जवान अपने सीआरपीएफ के मारे गए, तब से इसका नाम विशेष रूप से आने लगा। उसके पहले छोटी छोटी घटनाओं में ये शामिल था, लेकिन इसके बाद जैसे 2010 हुआ उसमें रहा। उसके बाद 2012 में जब ये एक शहीद विनोद चौबे जो थे एसपी राजनांदगांव के, वो मारे गए, इसमें भी इसका नाम आया। प्रमाण नहीं मिले, लेकिन ये लगा कि हिडमा का इसमें उपस्थिति थी। 13 में झीरम घाटी में तो पक्के रूप से हिडमा की बटालियन नंबर 1 का उपयोग हुआ और उन्होंने बहुत बड़ी लीडरशिप को कांग्रेस की समाप्त कर दिया। इस प्रकार से लगातार ये चलते गए और एक बड़े आतंक का पर्यायवाची बन गया। मैं ये विशेष रूप से कहना चाहूंगा यहाँ पर कि हिडमा जो है, ये पिछले 2 साल में जिस तरह से सुरक्षा बल ऑपरेशंस कर रहे थे, हिडमा एक बहुत बड़ी चुनौती था। ये यदि मारा अभी तक नहीं जाता या जब तक नहीं मारा गया, तब तक ये बहुत बड़ी समस्या के रूप में आज तक उपस्थित था। आज इसको सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। मैं समझता हूं कि अब छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की ये कफन में आखिरी कील इसको मैं मानता हूं, क्योंकि हिडमा के जाने के बाद जो उनकी आत्मबल था, जो सुरक्षा बल था, जो मनोबल था, वो सब खत्म हो गया। और अब मुझे लगता नहीं है कि अगले कुछ 15-20 दिन, महीने के अंदर जो बड़े कमांडर है वो मारे जाएंगे या सरेंडर किए जाएंगे। इसके बाद हिडमा के बाद लड़ने वाला कम से कम छत्तीसगढ़ में और इस इलाके में, जो कि आंध्रा तेलंगाना का बॉर्डर है, कोई है नहीं। तो मुझे ये लगता है कि आज की ये सफलता बहुत बड़ी सफलता है और इसे बधाई के पात्र है सुरक्षा बल। बिल्कुल बधाई के पात्र है सुरक्षा बल। लेकिन आपसे समझना चाहूंगा, आपने कहा आंध्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ से लगा हुआ ये पूरा इलाका है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये किस तरीके का इलाका है, क्यों ये इतने लंबे वक्त तक जो है वो नक्सलवादियों के लिए स्वर्ग बना रहा, क्यों बेरोक टोक नक्सली जो है इसके अंदर काम करते रहे, और अभी हमने क्या क्या बदलाव किए हैं इस इलाके में जिसके चलते हम इन नक्सलियों को अप्रोच कर पा रहे हैं, ढूंढ के मार भी पा रहे हैं? देखिए, 40,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था ये बस्तर का। इसमें बहुत ही ज्योग्राफिकली चैलेंज एरिया था, नदी नाले पहाड़ इसमें बहुत हैं। और उसका जो टेम्परेचर है, जनरली जो साउथ बस्तर है, सुकमा, बीजापुर, जहां पर ये बटालियन मूव करती थी, उसका टेम्परेचर गर्मियों में मार्च अप्रैल में भी 42, 43, 44 डिग्री तक रहता है।
उस इलाके में सुरक्षा बलों के लिए जाना बहुत कठिन काम था, बहुत दुर्गम इलाका था और बड़े लंबे समय से एक डोमिनेंस था, क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना होने से जो बड़े कमांडर थे उनका मूवमेंट था, उनकी ट्रेनिंग एरियाज थे ये। और जो आप पूछ रहे हैं कि रणनीति में क्या चेंज हुआ, धीरे धीरे लगातार प्रयास करते हुए हम लोगों ने उस एरिया में डोमिनेंस किया। करीब 200 के ऊपर कैंप्स खोले गए हैं इस एरिया में, जहां कभी सुरक्षा बलों की कोई पहुंच नहीं थी, वहां पर सुरक्षा बलों के 200 के ऊपर कैंप खोले गए हैं, जिसमें सीआरपीएफ, हमारी स्टेट पुलिस, डीआरजी, एसटीएफ ये सब रहते हैं। यहां से ऑपरेशन लॉन्च होना शुरू हुए। एक समय था 2014 के पहले का, जबकि ये हम लोग डिफेंसिव थे, हमारे पास केवल उनकी अपनी सुरक्षा करना था। लेकिन अब जब से ये रणनीति बदली गई, लगातार पिछले 10 साल में देखेंगे तो एक बहुत बड़ी सफलताएं सुरक्षा बलों को लगातार मिलती गई, और खास करके 2 साल में जिस प्रकार से अभी सफलताएं मिली हैं, और गृह मंत्री जी का जो, अमित शाह जी का जो एक दृढ़ इच्छा शक्ति है, जो उन्होंने कहा मार्च 26 तक नक्सलवाद समाप्त होगा, तो सारे बल, सुरक्षा बल जितने हैं, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, आईबी, स्टेट पुलिस, सब लगे हुए हैं। और देखिए उसके जो परिणाम आ रहे हैं, पिछले कुछ महीनों को ही देख लें तो बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं मिली हैं। यही इसकी विशेषता है। मैं आपसे समझना चाहूंगा, अभी कितने एक्टिव नक्सल्स इन इलाकों के अंदर बचे होंगे? मैं पूरे ट्राई स्टेट की बात कर रहा हूं, चाहे उसमें तेलंगाना आ जाए, आंध्र प्रदेश आ जाए, छत्तीसगढ़, कितनी संख्या होगी सर? कोई अंदाजा लगा सकते हैं आप, या कोई सटीक जानकारी दे सकते हैं? देखिए, जो सीसी मेंबर और इनके पॉलिट ब्यूरो मेंबर्स होते हैं, वो 10 और 20 कुल मिला के 30 थे। अब मुश्किल से सरेंडर और एलिमिनेशन के बाद इसमें 6-7 लोग बचे हैं। और जो इनके बड़े कैडर हैं, जो कि आर्म्ड कैडर हैं, जो लड़ सकते हैं, ऐसे मुझे लगता है कि अब बहुत ज्यादा नहीं, 500 से 1000 के बीच में होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। ये भी एक एक्सट्रीम लिमिट मैं बता रहा हूँ। पूरे स्टेट्स को अगर जोड़ते हैं, जितना उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कुछ एरिया जो बिहार और झारखंड का है, वो सबको जोड़ेंगे तो बड़े कैडर मिला करके 500-700 से ज्यादा अब नक्सल नहीं बचे हैं। जो संख्या कभी 10,000, 20,000 के करीब हुआ करती थी, अब वो इतनी रह गई। सूद साहब, आपका क्या एनालिसिस है इन इलाकों को लेकर, और आप क्या इस बात से कॉन्फिडेंट हैं कि वाकई में 30 मार्च 2026 तक भारत से नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा, ये रेड कॉरिडोर समाप्त हो जाएगा? देखिए, मेरे विचार में ये ऐसी समस्याएं हैं जिनके खत्म होने की डेडलाइन कोई फिक्स नहीं की जा सकती। तो गृह मंत्री ने कहा है 2026 मार्च तक खत्म हो जाएगा। मुझे उम्मीद है खत्म हो जाएगा, परंतु डेडलाइन इसकी कोई नहीं रखी जा सकती। आप देखिए ना, और इलाकों में जहां पर भी मिलिटेंसी है या एक्सट्रीमिज्म है, कहा गया कि एक 370 हो जाएगा खत्म तो मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी, पर ऐसा तो नहीं हुआ। तो इसलिए हमें ये सोचकर के खत्म हो जाएगा तो हम अपने जो कहते हैं कि अपने गार्ड को ढीला कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें कॉन्टिन्यूअस प्रेशर बाद में भी बनाए रखना है। और जहां भी कभी कहीं, जैसे खास तौर पे माओइज्म के इलाके में इनकी ये टैक्टिक्स है, जब इनके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो ये थोड़ा लाई लो करते हैं। तो आजकल ज्यादा प्रेशर है, इनमें से कई लोगों ने सरेंडर हो गए, कई लोग मारे गए, तो ये अब अपने आप को रीग्रुप करेंगे। ये इतनी आसानी से खत्म होने वाली चीज नहीं है। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये ऑपरेशन, ये माओइज्म जल्दी से जल्दी खत्म हो, परंतु इसके लिए हमें हमेशा कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि इनमें रीग्रुप बार बार खत्म हो जाते हैं, फिर रीग्रुप हो जाते हैं। तो ये संभावना है। सुरक्षा बलों को अपना काम करते रहना चाहिए, और सरकार का काम है कि जिन वजहों से ये प्रॉब्लम इस इलाके में हो रही है उसको आइडेंटिफाई करें और उन वजहों को एड्रेस करें। सुरक्षा बल अपना काम करते रहेंगे, हमेशा करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। सुरक्षा बल, जैसा मैंने पहले भी कहा, उनका काम है पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक हायरार्की के लिए एक ऐसी जमीन तैयार कर देना जिससे आगे की कार्रवाई की जा सके और प्रॉब्लम का हल निकाला जा सके।
ठीक है, सीधे मैं चलता हूं अवस्थी साहब के पास। अवस्थी साहब, आपने कहा ये ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। किस किस तरह के एहतियात बरतने पड़ेंगे सुरक्षा बलों को आगे भी, क्योंकि ये रिग्रुप कर सकते हैं, इनकी विचारधारा तो समाप्त होगी नहीं, तो बाद में इन पर कैसे कंट्रोल एंड कमांड किया जाएगा, बाद में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के क्या डूज एंड डोंट्स हो सकते हैं? देखिए, अगर हम पिछले 15 साल को देखें तो इनका जो रिक्रूटमेंट होता था, जो ट्राइबल लड़कों को ये रिक्रूट करते थे, उन्हें ट्रेंड करते थे और इस तरह से इनकी संख्या लगातार बनी रहती थी। लेकिन उसमें सबसे बड़ी ताकत थी बड़े लीडर्स, सीसी मेंबर, पॉलिट ब्यूरो मेंबर, हिडमा जैसे कई कमांडर्स थे। अगर हम पिछले इसी 2 साल को या इसी साल को देखेंगे तो इनका सबसे बड़ा जो मतलब जनरल सेक्रेटरी था वो वसवा राजू, वो मारा गया। कई लोगों ने, जो ये किशन जी की वाइफ थी, इसने अभी सरेंडर कर दिया तेलंगाना में। तो जो बड़ा कैडर था, जो लीडरशिप प्रोवाइड करता था, वो खत्म हो गया है। जहां तक सवाल है रिक्रूटमेंट की, रिग्रुप होने की, रिक्रूटमेंट भी इधर 2-3 साल से बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये ऑपरेशंस लगातार चल रहे हैं, तो ट्रेनिंग एरिया उनके बन नहीं पा रहे हैं। और जो एक और बात है, जो अभी सूद साहब भी कह रहे थे, अगर हम उन एरिया में, जो सरकार लगातार प्रभावित एरिया में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट के काम चला रही है, सबको अगर कुछ रोजगार मिलेगा और वहां पर जो यूथ है, जो इनके साथ चला जाता था कभी हथियार उठाने, जब उसके हाथ में कुछ हल आ जाएगा तो वो अपनी बंदूक छोड़ देगा, कुछ काम मिल जाएगा। और ये जो भ्रष्टाचार और जो उस इलाके की जो ट्राइबल एक्सप्लॉयटेशन की समस्याएं थी बरसों पहले, जिसलिए नक्सलवाद बढ़ा था, उस पर जब कंट्रोल होगा, जिस पर की ध्यान है सरकार का, केंद्र सरकार का भी और राज्य सरकार का भी, तो निश्चित रूप से रिक्रूटमेंट होगा नहीं। आज के जमाने में अब जो यूथ है, आप भी देख रहे हैं, वो आजकल इस प्रकार का यूथ नहीं है जो आज से 40 साल पहले हुआ करता था। आजकल लोग, सोशल मीडिया का जमाना है, वो एक दूसरी तरह की लाइफ के आदी हो गए हैं, बंदूक उठाने के लायक स्थिति अब नहीं है। तो जिस प्रकार से लीडरशिप खत्म हो रही है, साथ में विचारधारा भी समाप्त हो रही है। कुछ जो चुनौतियां आपने कहा कि ध्यान क्या रखना पड़ेगा, तो हमारे इंटेलिजेंस एरिया में हमें इंटेलिजेंस रखनी पड़ेगी, साथ में सरकार को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। पारदर्शी प्रशासन वहां पर लाए जाने की जरूरत है, वहां पर विकास पहुंचाए जाने की जरूरत है, तभी ये सफलता पूरी तरह से अवश्यंभावी और रहेगी, स्थायी रहेगी। मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा। हाल ही में हमने अपने जो स्ट्रैटेजी थी नक्सलवाद को डील करने में, उसमें पूरा बदलाव किया। हम ऑफेंसिव हो गए, बहुत ज्यादा ऑफेंसिव हो गए, एक के बाद एक नए ऑपरेशंस चलने लगे नक्सलियों के खिलाफ। इसके पीछे राजनीतिक इच्छा शक्ति को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये राजनीतिक इच्छा शक्ति आपको 2004 से 2014 तक दिखाई दी थी, और क्या आप 2014 से 2025 के बीच ज्यादा दिखाई दे रही है? जी, बिल्कुल सही बात है। ये केवल राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिणाम है। देखिए, जो विचारधारा थी उसके ऊपर, वो जो पॉलिटिकल CPI-ML की जो विचारधारा थी, वो एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट था। उसके लिए ये इसकी आर्म विंग थी। तो जो पॉलिटिकल विचारधारा 14 से लेके, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, अभी राजनाथ सिंह जी और अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, एक विचारधारा में परिवर्तन हुआ है कि नक्सलवाद को समाप्त करना है, सारे सुरक्षा बलों को मिलकर रहना है। CRPF, BSF, ये कोऑर्डिनेशन पहले नहीं था, बहुत इसमें चुनौतियां थी, बहुत समस्याएं थी। साथ में डेवलपमेंट एजेंसी, सड़कें बनाई गई, थाने बनाए गए, ये जो काम हुए हैं ये 2014 से 25 तक हुए हैं, और इसी कारण से आज हम सफलता मिल रही। उस दुर्गम इलाके में जहां कभी कोई जा नहीं सकता था, वहां पर हमारे कैंप्स हैं, वहां पर हेलीकॉप्टर जा रहे हैं, हेलीपैड हो रहे हैं, बहुत सारे काम हुए हैं और लोगों को भी इसका फायदा मिल रहा है, जनता का साथ उससे छूट रहा है। और इसलिए मैं मानता हूं कि जो ये विचारधारा को समाप्त करने के लिए जो इच्छा शक्ति थी, इसका महत्वपूर्ण योगदान है और इसीलिए ये सफलता मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अवस्थी जी, आपका भी, और सूद साहब आपका भी, DM अवस्थी साहब आपका, और संजीव